नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो नया सवेरा। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सभी कृतिका और यहाँ हम बात करते हैं नए उभरते हुए भारत को लेकर। शुक्रिया आंचल। और जी हाँ, नए उभरते भारत की भी बात करेंगे, साथ ही प्रेस रिपोर्ट की भी बात करेंगे, आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे, साथ ही आर्थिक विकास की झलक आपको दिखाएंगे और खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुर्खियों के साथ। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समारोह को संबोधित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया तेज, आज पहुंचेंगे ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी। प्रक्रिया के खिलाफ धरने पर बैठी सीएम ममता। भाजपा ने कहा घुसपैठियों को बचाने और वोट बैंक बनाने के लिए दे रही हैं धरना। नेपाल के आम चुनावों में पूर्व रैपर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बम्पर लीड। शुरुआती रुझानों में 100 से ज्यादा सीटों पर आगे, ओली समेत दिग्गज नेताओं की हालत पस्त। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग का आज 8वां दिन। इजराइल ने आज तड़के किए ताजा हमले। ट्रंप की ईरान को धमकी, बिना शर्त आत्मसमर्पण करे ईरान। और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन। आज सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई से होगा सामना। क्वार्टर फाइनल में चीन के विश्व नंबर 6 खिलाड़ी ली शिफैंग को सीधे गेम में दी मात। तो ये थे प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। और सबसे पहले बात कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, जहां कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब आज हकीकत में बदलने जा रहा है। जी हां, आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्थान सरकार ने A321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए करीब 440 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की है। आपको बता दें कि इस परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1,000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रति वर्ष यात्री वहन क्षमता 20 लाख होगी। और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां जारी एसआईआर की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं। ये अधिकारी आज पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के साथ सोमवार से बंगाल के अलग अलग जिलों में काम करेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि न्यायिक अधिकारी आज और कल न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे और इसके बाद सोमवार में से राज्य के मौजूदा न्यायिक अधिकारियों की टीम में शामिल हो जाएंगे, जो पहले से ही चल रही न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और इस तरह न्याय प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 732 हो जाएगी। झारखंड और ओडिशा से आने वाले इन 200 न्यायिक अधिकारियों में से अधिकांश को कोलकाता में तैनात किया जाएगा, जबकि कुछ को पूर्वी मिदनापुर जिले के बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान जिले के आसनसोल, पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर और दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी तैनाती की जाएगी। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 मार्च को कोलकाता पहुंचेगी और अगले 2 दिनों में न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की भी समीक्षा करेगी।
चुनाव आयोग का दौरा है और इसी बीच ममता बनर्जी एक बार फिर से इस प्रक्रिया के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर घुसपैठियों के समर्थन के साथ साथ संरक्षण का आरोप लगाया है। जी हां, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार वो आपको सुनाते हैं। ममता बनर्जी जो कर रहा है ये काम देश विरोधी काम, संविधान विरोधी काम, उन्होंने पश्चिम बंगाल का हित में नहीं कर रहा है। ये जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंगा ये आकर हमारा खाना छीन रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, बेटी को उठा लेकर जा रहा है, धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है, हमारी मंदिर को तोड़ रहा है, हमारी मूर्ति को तोड़ रहा है, ये लोग को संरक्षण देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। ममता बनर्जी इस बार जाने वाला है, मूल सहित तीनों मूल को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल का जनता करे। और इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर महंगाई भत्ते को लेकर टाल मटोल का भी आरोप है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 1 महीने का समय बीत गया है और बावजूद इसके ममता बनर्जी सरकार डीए का भुगतान को लेकर लगातार टालमटोल कर रही है। दरअसल 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल 25% डीए भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था जिसमें डीए भुगतान के लिए दिसंबर तक का समय मांगा गया। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य दौरे के दौरान ये कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि भाजपा सत्ता में आती है तो 7वां वेतन आयोग गठित कर केंद्र के समान दर पर डीए दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर ही ये फैसला लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि सरकार की देरी का जवाब कर्मचारी चुनाव में देंगे। तो महंगाई भत्ते को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार का टाल मटोल जो है वो लगातार जारी है और इस पर लगातार जो है वो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। और बिल्कुल इसको लेकर अब राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर हमले की घटना भी एक सामने आई और आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बम और धारदार हथियार लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर दौड़ पड़े, जिससे कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना को लेकर विष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खां ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत करते हुए कहा कि ये हमला लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर हमला है। खां ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय बलों को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है, जबकि राज्य पुलिस तृणमूल कांग्रेस के निर्देशों पर काम करती नजर आ रही है। भाजपा सांसद ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की है। वहीं बीरभूम जिले के किरनाहर में भी परिवर्तन यात्रा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। राज्य पुलिस ने झड़प रोकने और भीड़ को हटाने के लिए बीच बचाव भी किया। तो बीरभूम जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर, परिवर्तन यात्रा को लेकर सियासत गरमा रही है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगाएगा और इसके साथ ही भाजपा सांसद ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी अब अपनी असली पहचान दिखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकारी गुंडों के जरिए हिंदुओं, गरीबों और दलितों पर अत्याचार कर रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि जो भी टीएमसी से सवाल करता है उसे डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। आइए आपको सुनवाते हैं। टीएमसी की सरकार सरकारी गुंडों से यहाँ पश्चिम बंगाल में गर्दन कटवा रही है। हिंदुओं के गर्दन कट रहे हैं, गरीबों के गर्दन कट रहे हैं, दलितों के गर्दन कट रहे हैं। जो टीएमसी से सवाल करेगा उसकी गर्दन काटेंगे। और अब तो हद हो गई, ये चुनाव आयोग के कमिश्नर की उंगली काटने की बात कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, इनके दिन पूरे हो गए हैं।
अब ऐसा चलेगा नहीं। पश्चिम बंगाल की जनता इन उंगली और गर्दन काटने वालों को सबक सिखाएगी। भाजपा की सरकार बनेगी, इनकी विदाई होगी। वहीं नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस वर्ष की थीम संस्कार, दावा, समायोजन, उन्नति है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच सभ्यतागत निरंतरता, अनुकूलन और प्रगति पर केंद्रित है। भारत के प्रमुख भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था सम्मेलन रायसीना डायलॉग में आज कई विशेष सत्र होंगे, जिसमें कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और भारत के प्रमुख सैन्य और सुरक्षा अधिकारी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और इस संवाद के तहत भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार अजय सूद और अन्य शीर्ष हस्तियां वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक नीति और वैश्विक विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगी। इस संवाद से भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में लगातार अग्रसर है। और इससे पहले बीते कल रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन वैश्विक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और उभरती तकनीकों जैसे विषयों पर अहम चर्चाएं हुई और कई प्रमुख सत्रों में बदलते भू राजनीतिक समीकरण और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में रक्षा निर्माण की भूमिका पर भी विचार किया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों रायसीना डायलॉग के आयोजन का केंद्र बनी हुई है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन वैश्विक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य पर गहन चर्चा हुई। दूसरे दिन के प्रमुख आकर्षणों में से एक द ज्योमेट्री ऑफ पावर सत्र रहा, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की। इस चर्चा में वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर चर्चा हुई। We come to what is the cost for peace and security. Well, we can see it right now, and this is what makes me so optimistic that we're going to have this new multilateral moment. And so I try to see the silver lining and say, well, because we're seeing what's going on in the Middle East, we're seeing what's going on in Ukraine, we're seeing what's going on in Sudan, therefore we need to come together. कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक भू राजनीति के बदलते स्वरूप और तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप देशों के ढलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और रणनीतिक स्वायत्तता तथा सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। This was the order by the West, for the West, from the West. Now, it doesn't mean that others didn't use it. Smart people did, smart countries did. But when we look back at these 70 years, I think the expectation that we can freeze a 1945 or a 1989 forever was a very unrealistic one. एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र शांति के निर्माता, उदारवादी व्यवस्था के लिए आयुध कारखाने में वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में रक्षा निर्माण और सैन्य तैयारी की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सत्र में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया, जिनमें भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी शामिल हुए। What has come out certainly loud and clear, as we have monitored what's happening around the globe, especially in the last 3-4 years, that this idea of short and decisive wars may have questions put across. Thought process going on that what we thought of the post-Cold War peace dividend, that I think has certainly ended. And therefore, countries have to be ready for their own national security, and in that case, obviously building their own defense industrial complex. दूसरे दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, श्रम गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा और उभरती तकनीकों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 2016 में शुरू होने के बाद से रायसीना डायलॉग वैश्विक रणनीति पर चर्चा के प्रमुख मंचों में से एक बन चुका है। भारत के लिए यह सम्मेलन उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है और देश को भू राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वैश्विक बहस को दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करता है। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम नया सफेरा। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप
MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते कुछ सालों में भारत ने कई देशों के साथ नई व्यापार साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन नए समझौतों से भारत में युवाओं और उद्यमों के लिए लगातार नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। और इसी कड़ी में बीते दिसंबर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप भी दिया गया। आखिर क्या है इस खास समझौते के फायदे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखकर बीते कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास की नई इबारत लिखी है। साथ ही भारत ने सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपनी वैश्विक व्यापार साझेदारियों का लगातार विस्तार किया है। इसी कड़ी में बीते दिसंबर में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। ये समझौता न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त करता है। साथ ही इस समझौते में दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की मजबूती के लिए अगले 15 वर्षों में $20 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता भी है। कृषि उत्पादकता साझेदारी के जरिए ये समझौता किसानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर उनकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए भी अहम साबित होगा। इस FTA के तहत वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पादों के अलावा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए जीरो ड्यूटी लागू होने से MSME और रोजगार को खूब बढ़ावा मिलेगा। ये भारत के सबसे तेजी से संपन्न होने वाले FTA समझौतों में से एक है। दोनों देशों के बीच मार्च 2025 में FTA की वार्ताओं की घोषणा की गई थी, जिसके बाद दिसंबर तक समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। इस दौरान कई दौर की बातचीत हुई, जिनमें दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम सहमतियों पर पहुंचे। न्यूजीलैंड के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय पेशेवरों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद कार्य करने के वीजा से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत स्टेम स्नातकों और कुशल पेशेवरों को वैश्विक अनुभव के नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5000 वीजा का कोटा भी उपलब्ध कराया गया है, जिनमें आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक और शेफ के अलावा IT इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे पेशे शामिल हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते में भारत ने अपने कुछ अहम सेक्टरों के लिए जरूरी सुरक्षा भी सुनिश्चित की है, जिनमें डेयरी और कृषि क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत ने 70% से अधिक टैरिफ लाइनों में बाजार पहुंच की पेशकश की है, जिसमें केवल 30% तक तत्काल शुल्क समाप्ति लागू की गई है, जबकि बाकी को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। दूसरी तरफ करीब 30% टैरिफ लाइनों को इससे बाहर रखा गया है। जिन उत्पादों को बाहर रखा गया है उनमें डेयरी, पशु उत्पाद, चीनी, कृत्रिम शहद, सब्जियों के अलावा हथियार और गोला बारूद, रत्न और आभूषण, तांबा और एल्यूमिनियम और उनसे बने उत्पाद भी शामिल हैं। भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2015-16 में $85.5 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब $1.3 अरब हो गया। 2024-25 में भारत ने न्यूजीलैंड को $71.1 करोड़ की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात किया। वहीं 2024 में न्यूजीलैंड को भारत का सेवाओं का निर्यात बढ़कर $63.4 करोड़ पहुंच गया।
भारत न्यूजीलैंड FTA कई सेक्टरों में भारत को ड्यूटी फ्री या खास पहुंच देता है। इन फायदों से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, जो कि एक तकनीक ही नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली एक अच्छी ताकत है। भारत में आयोजित हालिया AI इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई बल्कि भविष्य की रणनीति भी तैयार हुई है। जी हाँ, AI की तमाम तकनीकों से आखिर कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा और कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज AI भविष्य का भारत। तो इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटर्स इकोनॉमी का दमदार संगम देखने को मिला, जहां वेवएक्स के तहत 51 AVGC XR और मीडिया टेक स्टार्टअप्स ने AI आधारित एनिमेशन, गेमिंग, इमर्सिव सिनेमा और मल्टी लैंग्वेज कंटेंट सॉल्यूशंस पेश किए हैं। जी हाँ, AI अब प्रोडक्शन को तेज और किफायती बना रहा है और भारतीय क्रिएटर्स का ग्लोबल मंच भी दे रहा है। और उद्देश्य इसका सिर्फ यही है कि भविष्य वही गढ़ेगा जो टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता को साथ लेकर चलेगा, क्योंकि अब AI सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि कंटेंट का सह निर्माता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल मशीन नहीं बल्कि भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इसी बदलाव की एक बड़ी झलक है। अब क्रिएटिव वर्ल्ड यानी फिल्मों, गेमिंग, OTT और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में AI नई क्रांति ला रहा है। समिट में ये स्पष्ट रूप से दिखा कि भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता को एक साथ आगे बढ़ाते हैं। यह समिट केवल टेक इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के लिए सीमित नहीं रही, बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स और डिजिटल स्टार्टअप्स के लिए भी एक अहम मंच बनकर उभरा है। इस साल बजट में भी क्रिएटिव इकोनॉमी पर जोर दिया गया है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। आज लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। लोग टीवी और अखबार से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं। आज कंटेंट देखने और बनाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। डिजिटल मीडिया ने पहुंच और लोगों को करीब लाने के मामले में सभी प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंटेंट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब क्रिएटर्स के पास सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की ताकत भी है। AI टूल्स ने प्रोडक्शन को पहले से कहीं ज्यादा तेज और किफायती बना दिया है। जहां पहले बड़े बजट और लंबा समय लगता था, अब वही काम स्मार्ट एल्गोरिथम और ऑटोमेशन के जरिए तेजी से हो रहा है। सबसे बड़ी बात, भारतीय क्रिएटर्स अब ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो रहे हैं। एनिमेशन हो, गेमिंग हो या डिजिटल फिल्म निर्माण, भारत अब सिर्फ भागीदारी नहीं कर रहा बल्कि क्रिएटिव टेक्नोलॉजी हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। क्रिएटिव कंटेंट की दुनिया में AI का बहुत अच्छा यूज होने लगा है और जिस तरह से अभी क्रिएटर्स दिखा रहे हैं, स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स जिस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए दिखा रहे हैं स्टार्टअप्स, वो देखने लायक है। टेक्नोलॉजी का यूज करके देश से एक नया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बन रही है। समिट का सबसे चर्चित आकर्षण रहा वेव्स कंटेंट क्रिएटर्स पवेलियन, जहां 51 स्टार्टअप्स ने AI आधारित गेमिंग, इमर्सिव थिएटर और AI जनरेटेड फिल्मों का प्रदर्शन किया। यहाँ क्रिएटर्स को AI टूल्स और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल की गई। We have a film which is India's first AI generated Gujarati feature film, which will have 82 AI generated characters, and our film teaser has been selected here at Waves Creators Corner. So we are very thankful to Government of India. डबिंग, विजुअल इफेक्ट्स, वर्चुअल सेट्स, स्क्रिप्ट एनालिसिस, सब कुछ AI से तेज और किफायती हो रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता OTT बाजार है। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अब AI कंटेंट रिकमेंडेशन से आगे बढ़कर कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा बन चुका है। AI एल्गोरिथम अब ये तय कर रहे हैं कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं, किस भाषा में देखना चाहते हैं और किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं।
भारत में टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता का संगम एक नए मॉडल को जन्म दे रहा है। एआई ड्रिवन क्रिएटिव इकोनॉमी। स्टार्टअप्स को अब वैश्विक मंच मिल रहा है, जहां वे अपने इनोवेटिव समाधान दुनिया के सामने पेश कर सके। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने ये साफ कर दिया है कि एआई अब केवल मशीन लर्निंग का विषय नहीं, बल्कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के 3 सूत्रों के साथ रचनात्मकता और तकनीक के संगम का भविष्य है। एआई और क्रिएटर्स इकोनॉमी का यह मिलन भारत को ग्लोबल कंटेंट हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का है। इस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए नया सवेरा। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे। हर साल 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना और ये बताना है कि कम कीमत पर भी प्रभावी इलाज संभव है। वहीं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को इलाज के दौरान दवाओं पर होने वाले भारी खर्च से राहत मिले। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जन औषधि पहल भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरी है। जन औषधि केंद्र काफी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराकर लाखों लोगों का, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम कर रहे हैं। देश भर में 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा अब हर घर के लिए एक वास्तविकता है। आवश्यक दवाओं से लेकर जीवन रक्षक उपचारों तक ये पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति उच्च लागत के कारण अच्छे स्वास्थ्य से वंचित ना रहे। पीएम मोदी की पहल पर देश भर में तेजी से जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्रों पर हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, संक्रमण, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक सहित सैकड़ों प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सर्जिकल आइटम और स्वास्थ्य संबंधी अन्य उत्पाद भी कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभाव के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं, लेकिन इनकी फी कम होती है। यही कारण है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लाखों मरीजों को इलाज में आर्थिक राहत मिल रही है। जी हाँ, यहाँ मार्केट से सस्ती मिलती है।
गरीब लोग के लिए बहुत सहारा हो गया ये। सस्ती मिलती, मेरा स्टंट पड़ा है, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में दवाइयाँ चलती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है गरीब आदमी के लिए। बिल्कुल जी, पहल ठीक है सरकार की, 75% या 50% डिस्काउंट होते हैं, इसलिए हम लगे हैं कि थोड़ा हो जाए, आदमी को मिलना चाहिए फैसिलिटी। देश के कई हिस्सों में जन औषधि केंद्र अब गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में जन औषधि योजना न केवल मरीजों को आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि देश में समान और समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब भारत के हर घर में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का सरकार का वायदा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घर घर में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाने में अहम योगदान दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये योजना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के निवासियों को भी फायदा पहुंचा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए। हर घर तक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का सपना अब धीरे धीरे सच हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए लोगों के बिजली बिल में कमी आई है या बिल शून्य हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 365 छतों पर सोलार पावर प्लांट्स को योजना के तहत सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसके साथ ही विभाग को सोलर पैनल लगाने के लिए जिले भर से अब तक 1559 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर काम चल रहा है। 365 सोलर अभी तक लग चुके हैं और इसका लोग जो है फायदा उठा रहे हैं। अभी अपना बिल उनका या बिल्कुल जीरो हो गया है या आधा हो गया है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि कंज्यूमर इसको अपने घर में लगा के, अगर उसकी जनरेशन ज़्यादा है तो वो डिस्कॉम को पावर वापस बेच के अपना फायदा भी उठा सकता है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मकसद घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और उपभोक्ता के बिजली खर्चों में कमी लाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवार 1 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलार सिस्टम स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ भी मिलता है, जिससे ये योजना आम जनता के लिए और भी किफायती हो गई है। इस स्कीम के तहत हम 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पे सब्सिडी ले सकते हैं, जो कि लगभग 95,000 के आसपास बैठती है। और इस स्कीम के तहत हम अपने घर का जो बिजली बिल है, जो 1,000-1,500 आता था, उसे 400-500 तक ला सकते हैं। इस स्कीम में का फ़ायदा लेने के लिए हम www.pmsuryaghar.gov.in पे रजिस्टर कर सकते हैं और इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे हमारा बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाएगा। जिला प्रशासन ने निवासियों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करें। इसके लिए विभाग द्वारा तकनीकी सहायता भी मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर रियासी जिले के लोग अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। ये योजना स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और कदम है, जो देश के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित आकार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब समय है एक दिन एक उत्सव का। और आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसके आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला उनिंग अरण महोत्सव हर साल अपनी सांस्कृतिक धरोहर और हर्षोल्लास से भरपूर गतिविधियों से सबका ध्यान आकर्षित करता है। जी हाँ, ये महोत्सव न केवल कृषि कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि ये आदिवासी समुदाय की परंपराओं, उत्सवों और सामूहिकता का भी एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट देखते हैं। आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक उत्सव है उनिंग अरण महोत्सव। मार्च महीने में मनाए जाने वाले इस उत्सव को नए फसल और खेती किसानी के कार्यों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि उत्सव समुदाय में शांति, समृद्धि
और खुशी लाता है। इस उत्सव से पूरे गांव में नए जीवन का संचार होता है। इस उत्सव की तैयारी जोर शोर से की जाती है। पुरुष सदस्य जंगलों में शिकार पर निकलते हैं, जंगली जानवरों को पकड़कर लाते हैं, जिसके बाद गांव में सामूहिक भोज का आयोजन होता है। ये आयोजन आदिवासी जीवन शैली, एकजुटता और पारंपरिक मूल्यों का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। महोत्सव का एक और प्रमुख आकर्षण है टापू युद्ध नृत्य, जिसे पुरुष सदस्य बड़े उत्साह और जोश के साथ करते हैं। युद्धा परिधान में सजे ये पुरुष तलवार और ढाल थामे युद्ध की प्राचीन परंपरा को जीवित करते हैं। ये नृत्य सिर्फ कला नहीं, बल्कि गांव की सुरक्षा और बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक है। नृत्य के दौरान उठती तलवारों की झंकार और युद्ध की गर्जन से पूरा वातावरण गूंज उठता है। हर कदम, हर मुद्रा और हर उद्घोष में इस समुदाय की ताकत और शौर्य की कहानी समाहित होती है। उनिंग अरण महोत्सव न सिर्फ खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि ये आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिक भावना को भी सशक्त करता है। शिकार, पारंपरिक नृत्य और बच्चों की खुशी, ये सब मिलकर इस महोत्सव को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बनाते हैं। ये उत्सव आदिवासी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है और आने वाली पीढ़ियों को इसे संजोने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला नया सवेरा पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग 8वें दिन में पहुंच चुकी है और पश्चिम एशिया में हालात लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। और इन सब के बीच इजराइल की सेना ने आज तड़के ईरान की सरकारी बुनियादी सुविधाओं पर व्यापक स्तर पर हमलों की एक बड़ी लहर शुरू करने का दावा किया है। वहीं कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इजराइल के हमलों में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास का इलाका भी निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे के पास रहने वाले तेहरान के 2 लोगों ने संदेशों में बताया कि एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ उन्हें रनवे पर खड़े कुछ यात्री विमानों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेनाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा कि 3000 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया है। और वहीं इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले जारी रखे, जहां ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का प्रभाव है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। इजराइल ने पूर्वी लेबनान के बागरेक जिले के नबी शीट इलाके पर भी हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। और कल तेहरान पर इजराइल के भारी हमले हुए। पत्रकारों के अनुसार ये अब तक की सबसे तीव्र बमबारी में से एक थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमले बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो वहीं इजराइल के सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा कि उनकी सेना ईरान के आतंकवादी शासन को कुचल रही है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों में 926 लोगों की मौत हुई। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। तो राष्ट्रपति पुतिन ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। वहीं ईरान ने इजराइल पर मिसाइल की बौछार कर दी, जिसके बाद तेल अवीव, मध्य और दक्षिण इजराइल के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी
सायरन बजने लगे। इजरायली सेना के अनुसार जैसे ही ईरान से मिसाइलें दागे जाने की पहचान हुई, पूरे इलाके में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजा दिए गए। हालांकि इस ताजा हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तो इजराइल ने ईरान के सरकारी ठिकानों को अब निशाना बनाया है। इजराइल पर भी लगातार हमले जारी हैं और इसी वजह से तेल अवीव वेस्ट बैंक में सायरन्स बजते हुए नजर आए। और इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि तेहरान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करे। ट्रंप ने तेहरान के साथ नई बातचीत से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ किसी भी तरह की डील तभी संभव है जब वो अनकंडीशनल सरेंडर करे और उसके बाद एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि जब राष्ट्रपति ये तय कर लेंगे कि ईरान अब अमेरिका के लिए खतरा नहीं है और सैन्य अभियान के लक्ष्य पूरे हो गए हैं, तब ईरान वास्तव में बिना शर्त आत्मसमर्पण की स्थिति में होगा, चाहे वो खुद इसे माने या नहीं। ट्रंप ने यह भी वायदा किया कि अगर तेहरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनई की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उन्हें स्वीकार्य हो, तो वो देश की आर्थिक व्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद भी करेंगे। तो बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, यही कहा है अमेरिकी प्रशासन द्वारा। और वहीं ईरान का हमला लगातार खाड़ी देशों पर जारी है। इराक के कई हवाई अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें बगदाद का वो परिसर भी शामिल है जहां सैन्य अड्डा और अमेरिकी राजनयिक दफ्तर है। और बाद में एरबिल शहर में एक होटल के पास विस्फोट हुआ और वहां धुआं उठता हुआ नजर आया। कतर ने कहा कि उस पर ईरान के 10 ड्रोन से हमला किया गया, जिनमें से 9 को मार गिराया गया और एक ड्रोन खाली इलाके में गिरा। सऊदी अरब ने कहा कि उसने एक क्रूज मिसाइल को रोक दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ फोन पर बात करते हुए ईरान में तुरंत युद्ध विराम का समर्थन किया। बातचीत में मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष और मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। पुतिन ने क्षेत्र में तुरंत हिंसा रोकने और कूटनीतिक समाधान अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसके साथ ही पुतिन ने हालिया हमलों में मारे गए लोगों के लिए संवेदना भी व्यक्त की और कहा कि ईरान व पूरे मध्य पूर्व में समस्याओं का समाधान राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों से होना चाहिए, ना कि बल प्रयोग से। तो वहीं पेज़ेश्कियान ने रूस के समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए पुतिन को संघर्ष के मौजूदा चरण के घटनाक्रम की भी जानकारी दी। दोनों नेताओं ने आगे भी संपर्क बनाए रखने पर अपनी सहमति जताई है। तो पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से ये बात की है, जहां पेज़ेश्कियान ने रूस के समर्थन पर उन्होंने हामी जताई। और इसी बीच वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने के डर से कच्चे तेल की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। खाड़ी में महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लगभग बंद होने से तेल की कीमतें पहले से ही बढ़ रही थी और कल और ऊपर चली गईं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट नॉर्थ सी कच्चा तेल $92.69 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो एक दिन में 8.5% और पूरे हफ्ते में यानी पूरे सप्ताह में लगभग 30% की बढ़त है। तो कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गंभीर कूटनीतिक वार्ता की अपील की और चेतावनी दी कि स्थिति किसी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसीलिए इस मसले का हल कूटनीतिक वार्ता के जरिए निकाला जाए, ना कि जिस तरह का एक संघर्ष हम इजराइल और ईरान में देख रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों की आर्थिक और राजनीतिक हम कह सकते हैं स्थिरता पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की प्रमुख रक्षा निर्माण कंपनी के साथ बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शीर्ष डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने उन्नत हथियारों के उत्पादन को 4 गुना तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। तो तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सहयोग मांगा गया है और इसीलिए लगातार ये कवायद जारी है। और इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, साफ तौर पर अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो जिस तरह का माहौल इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त है, जो
टेंशन है जिससे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्ट्रप्टेड है। ऐसे में चौतरफा ये अपील हो रही है कि किसी कूटनीतिक रास्ते के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। आखिरकार ये मध्यस्थता, ये कूटनीतिक रास्ता किस तरह से निकाला जाएगा? हाँ, देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कूटनीतिक के हल किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि दुनिया के सभी देश जो है वो आमतौर पे ये मान रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच का जो संघर्ष है, अगर इन्हीं दोनों के बीच का संघर्ष रहता तो ठीक था, अमेरिका मान लो शामिल हो गया। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई फैल गई है पूरे मध्य पूर्व में, यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। और जैसा कि हमने देखा कि एंटोनियो गुटेरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है, उन्होंने भी इस बात को इलीगल बताया है कि जिस तरीके से ईरान पूरे मध्य पूर्व के देशों पर हमले कर रहा है। क्योंकि इससे पूरी दुनिया के लोग चूंकि मध्य पूर्व में आजकल रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ काम करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ के करीब भारत ही है और उसके अलावा भी दुनिया के ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश हैं। तो यह एक अलग एंगल बन गया है पूरे इजराइल और ईरान के बीच, और अमेरिका का संघर्ष जो है इस संघर्ष में निश्चित तौर पे सभी देश इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि कोई न कोई नतीजा निकले। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर करिए, और उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप किसे अपना सर्वोच्च नेता चुनेंगे उसमें मेरी सहमति जरूरी है, तो इसे लेकर अभी भी तनातनी बनी हुई है, क्योंकि इजराइल अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल में ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान के जो संयुक्त राष्ट्र में राजदूत है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह अमेरिका का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो हमारा लीडर कौन होगा, यह अमेरिका तय करे। मतलब यह अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है अमेरिका का ईरान के अंदरूनी मामले में। जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में रायसीना डायलॉग अभी चल रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री यहाँ आए हुए थे और उसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। तो एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी का एक अध्याय इधर भी खुला है। भारत ने भी उन्हें सलाह दी है कि आप पूरी दुनिया में युद्ध को मत फैलाएं, पूरे मध्य पूर्व में युद्ध को मत फैलाएं, सीमित रखें जिसके साथ आपकी लड़ाई है। और उसके साथ साथ यह भी कहा गया है उन्हें कि देखिए, भारत जो हार्मुज का स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट से दुनिया के तमाम देशों के जो तेल और गैस के जहाज है वो आते हैं और वो बाधित हो रहा है। तो इसके मामले में आपको एक ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि ताकि पूरी दुनिया आपके खिलाफ न हो जाए, एक सलाह दी गई है। उसके बाद सुप्रिया रंगनाथन जो है विदेश मंत्रालय में सचिव है CPB और OIA मसले के, तो उन्होंने कल एक बयान दिया जो रायसीना डायलॉग में आप जानते हैं कि दुनिया के तकरीबन सभी महत्वपूर्ण देशों के जो है या तो थिंक टैंक रहते हैं, कुछ अधिकारी भी रहते हैं, वो सारे लोगों के सामने उन्होंने एक बयान दिया, एक्चुअली उन्होंने एक स्पीच दिया। उसमें उन्होंने बात कही कि 20 मार्च के पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि चूंकि ये रमजान का महीना है और इस महीने में नहीं होना चाहिए था ये युद्ध, लेकिन उनका कहना है कि 20 मार्च जो ईद उल फितर का दिन है उसके पहले शायद समाधान कोई निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया लगी हुई तो है अपने अपने तरीके से। अब इसमें कितनी सफलता किसको मिलती है, क्योंकि ये दरअसल मामला इजराइल और ईरान के बीच का है और उसके बाद अमेरिका उसमें कूद पड़ा है। तो यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि अमेरिका किस तरीके से इसे लेता है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने उधर रशियन ऑयल को भी बेचने की अनुमति दे दी है, जो सैंक्शन बहुत संक्षिप्त में अखिलेश ये भी समझना चाहेंगे कि जो नया नेतृत्व जिसकी बात लगातार ईरान में की जा रही है और ट्रंप प्रशासन लगातार कह रहा है कि वो तभी स्वीकार्य माना जाएगा जब उस नेतृत्व के चुनाव में उनकी भी हामी शामिल हो, ये किस तरह के डिप्लोमेटिक मूव की तरफ इशारा करता है अमेरिकी प्रशासन द्वारा? हाँ, देखिए इस बात की संभावना जताई जा रही थी भारत में भी कि देखिए हो सकता है ट्रंप जो है वो रेजिम चेंज की जो बात कर रहे हैं, रेजिम चेंज पूरी तरह से रेजिम चेंज करने का मतलब ये है कि या तो वहां विद्रोह हो जाए, खुला विद्रोह हो जाए, या भारत या अमेरिका जो है अपने सैनिक वहां भेजे, उसके बाद कब्जा करे। जी देखिए दोनों स्थितियां नहीं बनती दिख रही है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बीच का रास्ता निकाला है। उनका कहना है कि वहां जो भी नया नेता चुना जाएगा वो उस अमेरिका की सहमति से हो। अब ईरान को इस पे चर्चा करनी है, क्योंकि ईरान के अंदर दो मत है।
एक मत तो है कि जो खामनेई जिनकी मृत्यु हुई है उनके दूसरे पुत्र को बनाया जाए। दूसरा एक मत और है कि या इस तरीके का वंशवाद नहीं चले, किसी अन्य नेता को बनाया जाए। तो इस बात पे ईरान में भी मंथन हो रहा है, ईरान में भी इस बात पे दो राय है। अब देखिए दूसरा राय अगर सफल होता है तो निश्चित तौर पे ट्रंप का फॉर्मूला जो है थोड़ी सफल होता दिखेगा, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला का समानांतर उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से वेनेजुएला में मडूरो के बाद वहां एक कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण ट्रांजिशन हो गया, उसी तरह से ट्रांजिशन ये ईरान में भी चाहते हैं। बिल्कुल, और लगातार ये भी खबरों का बाजार गर्म है कि जब हम खामनेई के बेटे की बात करते हैं तो ट्रंप द्वारा ये भी कहा गया कि वो एक बहुत स्ट्रांग लीडर के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किए जाएंगे अगर ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब नेपाल की, जहां नेपाल में हुए आम चुनाव में पूर्व रैपर बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। नेपाल निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 22 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, तो वहीं 94 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। तो वहीं दूसरे नंबर पर है नेपाली कांग्रेस, जिसने 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, तो वहीं 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल 1 सीट पर जीतकर 12 सीटों पर आगे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट जीतने के बाद अब पार्टी 11 सीटों पर बढ़त की ओर है। वहीं आरएसपी के इस शानदार प्रदर्शन का मतलब है कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बालन शाह हो सकते हैं। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद फिर स्वागत, और आइए बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। और सबसे पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो नवभारत टाइम्स से है, जहां पर हम इस खबर के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अब ऐसे 2 राज्य बने हैं जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया। जी हाँ, तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले
पहले 2 भारतीय राज्य बने, जहां कर्नाटक ने 16 और आंध्र प्रदेश ने 13 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर बैन लगाया। अब वजह यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जिस उम्र में किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा रील्स देखना, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपने टाइम को वेस्ट करना, उस लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया ताकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके दिमागी विकास और परिपक्वता को चैनलाइज किया जा सके एक सही दिशा में। बिल्कुल, और इसी के साथ ही अगर दूसरी प्रमुख खबर की हम बात करें तो वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी, जिसको अब एरोड्रम लाइसेंस मिल चुका है और चैत्र नवरात्रि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा ब्यूरो से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के 1 दिन बाद ही ये लाइसेंस मिल चुका है और ऐसे में ये लाइसेंस जारी होने के ठीक 45 दिन बाद यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा जो है वो शुरू हो सकती है। और शुरुआत में अगर हम देखें तो बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में फ्लाइट की जो सुविधा है वो बहुत जल्दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप सभी को मिल पाएगी। और बात एक और करेंगे अच्छी व्यवस्था को लेकर, जहां पर हम जानते हैं कि जब भी बारिश आती है तो दिल्ली को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। जल भराव की समस्या क्यों होती है? जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो नालियों में पानी होता है वो भर जाता है, जिसकी वजह से जल भराव होता है। अब इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो 9 ड्रेन परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है, जिसमें उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों के लोगों को फायदा होगा। 177 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसे किया जाएगा ताकि जल भराव की वजह से जो दिक्कतें लोगों को सामने आती हैं वो ना हो, और इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन लगाए जाएंगे और इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जल भराव की समस्या से कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आएगी। और नया सवाल में अब वक्त हो चला है मौसम के मिजाज को जानने का। आप देखिए कि आपके राज्य में क्या है अधिकतम और न्यूनतम तापमान, और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।